हुआ है उसी समय से भूमंडलीकरण का दौर चला है। यानी ये आज की बात नहीं है, बल्कि जिस समय में मानव सभ्यता का उदय हुआ उसी समय से यहाँ के लोग एक दूसरे से अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह प्राचीन काल से शुरुआत हुई है। तो दोनों का अपना अपना तर्क है। चलते हैं, कहते हैं कि यह जो है इस भूमंडलीकरण का जो प्रचार प्रसार हुआ वह इसको बढ़ावा देने में यात्रियों का बड़ा योगदान है। एक देश के यात्री दूसरे देश गए, अपनी सभ्यता और संस्कृति कल्चर वहां पर ले गए, वहां से यहाँ आए, तो यहाँ अपने उनके लोगों ने नकल करना शुरू किया। तो यात्रियों का बड़ा योगदान है, व्यापारियों का, कि अगर एक दूसरे देश से व्यापार करने गए तो अपने वहाँ उनसे उनका संबंध स्थापित हुआ, वह एक दूसरे के खान पान को अपनाया, रहन सहन को अपनाया। धर्म प्रचारकों का, एक देश से दूसरे देश जो अपने धर्म का प्रचार करने गया, अपनी वहाँ पर जो है ना धर्म को बढ़ावा दिया, धर्म के लोगों को, अपने धर्म में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, या अर्थात अपने धर्म के बारे में वहाँ के लोगों को जब बताया, वहाँ के लोगों को पसंद आया, तो उन चीज़ों को अपनाते गया। तो यानी कि भूमंडलीकरण के प्रचार प्रसार में किन किन लोगों का योगदान रहा? इसके अलावा अन्य लोग भी रहे जिन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया है। कहते बहुत सारे लोग रोजगार के तलाश में एक देश से दूसरे देश गए। वहां पर जैसे आज भी देखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं, अगर वह किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर सीख लेते हैं वह काम को, तो खुद आकर के अपने यहाँ भी करने लगते हैं। कई सारे लोग अगर किसी कपड़े के फैक्ट्री में जहाँ पर सिलाई होती है, कपड़े बनते हैं, वह सिलाई सीख लेता है, तो यहाँ पर भी आकर के बनाने लगता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री बढ़ जाता है। तो यह कहीं न कहीं रोजगार की तलाश में गए लोग एक दूसरे से गए, तो वहाँ के सभ्यता और संस्कृति को भी अपना लिया। बहुत सारे यहाँ से लोग जब दूसरे प्रदेश ही, देश तो छोड़ दीजिए, प्रदेश ही, राज्य ही जाता है, अगर उसके प्रभाव में आ जाता है, तो बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह भी जाकर के पंजाब में रहते धीरे धीरे पंजाबी बन के ये सब बालर बांधने लगता है पप्पा सब। हाँ, ज्ञान विज्ञान वहाँ के लोगों का अगर ज्ञान सीख लेता है तो वह अपने यहाँ भी इसको इस्तेमाल करने लगता है। बहुत सारे कला भी करने लगते हैं। आज भी बहुत सारे देखे होंगे कि जो डांस है या उनके जो नृत्य हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आकर के वो अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ सीख करके अपने यहाँ भी करने लगे हैं। कौशल का विकास, वहाँ पे तकनीक सीख गया, कैसे उसको सिलाई कढ़ाई की जाती है, तो यहाँ अपने यहाँ भी इस्तेमाल करने लगा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण का जो दौर शुरुआत हुई उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, यात्रियों, व्यापारियों, प्रचारकों या रोजगार की तलाश में गए लोगों का ना। पता है कि इसके अलावा खान पान का भी उन्होंने, इसके सामग्री का भी, आज जितने सारे जो खान पान खाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग फास्ट फूड का, यह भारत में प्रचलन इसका नहीं था, यह यूरोप महादेश से ये सब चीज आया है। तो खान पान के सामग्री और इसके साथ जो वायरस भी, ये बीमारी भी एक दूसरे देश में फैला है। अगर पिछले साल की बात करें 2019 की, कोरोना जो आया कहाँ से शुरुआत? चाइना से। तो वहाँ के लोग एक दूसरे देश में अगर इधर आया या अन्य प्रदेश में गया तब ना वो वायरस फैले। अगर वह नहीं जाते तो वायरस नहीं फैलती। तो इस तरह से आदान प्रदान एक दूसरे जगह से, भूमंडलीकरण तो बढ़ा ही, साथ साथ बीमारी भी एक दूसरे जगह, वायरस भी चला गया। कहता है सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया जो पश्चिम एशिया में पड़ता है, यह प्राचीन काल के दो सबसे बड़े प्रमुख शहर थे जहां से व्यापार होता था। इसका प्रमाण मिलता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के स्थानों पर दोनों व्यापारिक केंद्र थे जहां पर व्यापार उस समय प्राचीन काल में होते थे। दोनों देश के बीच एक जगह का नाम है दिलमन। क्या नाम? दिलमन, जो अब बहरीन देश में पड़ता है। किस देश में? और मेहुला, इन दोनों जगहों पर व्यापार का केंद्र होते थे। मेलुहा, यहाँ पर व्यापार करने का एक व्यापार, यहाँ पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहाँ से कई सारे तरह के सामान की खरीद बिक्री की जाती थी। आते एक जगह का नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम? जो लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है।
किस सागर? लाल सागर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है कि अलेक्जेंड्रिया शहर जो है इस कहाँ बसा हुआ है? लाल सागर। और इस शहर को बसाने का श्रेय जाता है किसको? सिकंदर को। कहाँ के रहने वाले? सिकंदर यूनान के रहने वाले थे। अलेक्जेंड्रिया एक व्यापारिक केंद्र है जहाँ से व्यापार होता है। क्या होता है? और इस शहर को बसाया किसने? अलेक्जेंड्रिया कहाँ बसा हुआ? लाल सागर के मुहाने। हाँ, यूरोप में आ जाता है। ये एशिया और अफ्रीका और यूरोप से व्यापारिक केंद्र यहाँ से चलता था। यहाँ के लोग इस अलेक्जेंड्रिया से जो है व्यापार करने आते थे। व्यापारी कहाँ के? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। व्यापारी आते थे व्यापार करने। कहाँ पर? अलेक्जेंड्रिया। कहता है कि मध्य एशिया और रोमन जगत के में जो है प्राचीन काल में मध्य एशिया से लेकर के रोमन जगत के लोगों के बीच व्यापार के अच्छे संबंध थे। अर्थात प्राचीन काल में यहाँ मध्य एशिया के लोग और रोमन जगत के लोग व्यापार पे एक दूसरे से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। दोनों अपना सामान खरीद बिक्री एक दूसरे देश से करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में जो विभिन्न यूरोपीय देशों से होकर के गुजरती है, इस रास्ते से दक्षिण पूर्व के जितने सारे व्यापारी थे सब यहाँ से सामान खरीद करके इसी मार्ग से लेकर के आते जाते थे। इसको और आगे बढ़ाने में अगर इस तरह की औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद, भूमंडलीकरण का जो आज व्यापार बढ़ा, भूमंडलीकरण का जो दौर बढ़ा, तो उसमें औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद का बड़ा योगदान है। इन दोनों के कारण से अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो अधिक से अधिक देश एक दूसरे को अपना उपनिवेशवाद स्थापित नहीं करते। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद का एक कारण यह भी था औद्योगिक क्रांति, क्योंकि उन्हें कच्चा माल चाहिए था और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार चाहिए। क्या चाहिए? बाजार चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकसित हुआ। आज देखिए कई देश की कंपनी दूसरे देश में भी सामान आके बेच रही है। आज दक्षिण कोरिया की कंपनी भारत में आकर के अपना मोबाइल बेच रही है, सैमसंग ना। तो यह इसी कारण से औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद के कारण से भूमंडलीकरण का दौर बढ़ा। भारत का जब उदय हुआ, भारत की जब खोज हुई, कब रे? भारत की खोज कब हुई? 1498 में। क्या पहले उससे पहले भारत नहीं था? भारत था, लेकिन समुद्री मार्ग के पता नहीं था ना। किसने पता लगाया? वास्को डी गामा। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि भारत का खोज कब हुआ, भारत के समुद्री मार्ग का खोज कब हुआ। ठीक है, 1498 वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए भारत और अमेरिका दोनों उपनिवेश रहा। किसका रे? पुर्तगाली। भारत गुलाम है तो दिमाग में एक ही फिगर बनता है। इंग्लैंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड भारत पे कब्जा किया हुआ था, कई सारे देश भारत पे कब्जा किया हुआ था, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक किसने किया? इंग्लैंड। और ज्यादा बड़ा हिस्सा पे इंग्लैंड का कब्जा था, इसीलिए इंग्लैंड कहते हैं। लेकिन पुर्तगालियों ने भी किया, डच फ्रांसीसियों ने भी इस पर कब्जा किया। उसी तरह से अमेरिका को स्पेन, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड सब ने कब्जा कर लिया। और लंबे समय तक अमेरिका को भी एक भारत के तरह आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। इससे इंग्लैंड से। क्लास 9th में पढ़े अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर का नाम है। देखिए इसे एक बड़ा व्यापारिक मार्ग था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है परीक्षा में। सिल्क रोड, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, या रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? ठीक है, रेशम मार्ग के बारे में लिखें या वर्णन करें। तो रेशम मार्ग को, या कभी कभी रेशम मार्ग तो हिंदी में रहेगा ही, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट रहता है। सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं ना? तो यह इसकी शुरुआत होती आज से नहीं, बल्कि ईसा पूर्व जब से ईस्वी की शुरुआत हुई है तब से इस रूट की रूट कहाँ से कहाँ तक, तो चीन से शुरू होती है। कहाँ से? चीन। जो जाती है यूरोप तक। चीन से शुरू हो करके कहाँ तक? यूरोप तक जाती है। या रास्ते में बीच में जो है मध्य एशिया में टकराती है, मध्य एशिया से भी गुजरती है।
तो मध्य एशिया में आ जाते भारत। भारत का एक जगह का नाम है उत्तरापद। क्या पद? उत्तरापद। यहीं पर यह भारत से होकर के गुजरती है। यह प्राचीन काल से ही यह मार्ग बड़ा फेमस है व्यापार के लिए। जो शुरुआत होती है चीन से मध्य एशिया होते हुए कहाँ तक? यूरोप तक। यह मार्ग किस लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए। अब इस मार्ग का एक सबसे बड़ी बात है कि इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ गया? तो चूंकि होता क्या था ना कि चीन में रेशम की बहुत ज्यादा खेती होती थी। किसकी? रेशम की। यह वहां से चीन से प्रारंभ हो करके दुनिया के अन्य हिस्सों में यह जाता था। तो यहाँ सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशम इस रास्ते से जाता था। जाने के लिए अनेक सारे चीज इसी मार्ग से जाता था। जैसे भारत से जाता था मसाला, भारत से मसाला। चीन से जाता था चीनी मिट्टी के बर्तन भी। सूती कपड़ा भारत से जाता था और सुगंधित पदार्थ जितने सारे इत्र सब बनते थे वो सब भी यहाँ से जाते थे। यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप के अन्य देशों से जब भारत में जो बहुत सारे सोना था, कैसे भारत के व्यापारी जो अपना सामान बेचता था वहां से उसके बदले में क्या लेता था? सोना चांदी लेता था। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु के बदले क्या देते थे? वस्तु देते थे। तो सोना चांदी लेता था भारतीय व्यापारी। तो इसी मार्ग से होकर, किस मार्ग से? रेशम मार्ग। लेकिन ये सब चीज तो व्यापार होता था, लेकिन सबसे ज्यादा इस मार्ग से रेशम किसकी? इसीलिए इसका नाम पड़ गया। यह क्वेश्चन आता है कि यहाँ कहाँ से शुरुआत होती है? चीन से यूरोप। लिख लेंगे। यस सर। रेशम मार्ग क्या है कि चीन से प्रारंभ होकर के मध्य एशिया तक जाने वाली मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग से रेशम की ज्यादा खरीद बिक्री की जाती थी। इसके अलावे चीनी के मिट्टी के बर्तन, भारत से मसाले, सूती कपड़ा, सुगंधित पदार्थ, यूरोप से सोना चांदी आदि की खरीद बिक्री होती थी। कहता है कि इस मार्ग से जो है संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। जो लोग यहाँ से चीन गए होंगे या भारत आए होंगे, जैसे भारत में कल्चर है यहाँ पर जो ना बड़े बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करते हैं ना। अगर यह संस्कृति अगर कोई भारत के लोग चीन में गए होंगे इस रास्ते से, वहाँ रहे होंगे पिता और पुत्र दोनों, अगर वह सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करते होंगे तो यह बात वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो वह लोग भी अपना लिया होगा। चीन के जो कुछ लोग अच्छे चीज लगे होंगे तो भारतीय लोग भी अपना लिए। तो कुल मिला करके यह रेशम मार्ग सांस्कृतिक का आदान प्रदान करने में भी बड़ी भूमिका निभाए। इसके अलावे बौद्ध धर्म के प्रचारक जो थे, बौद्ध धर्म के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे, तो इनके लिए वह बौद्ध धर्म के लोग इसी रास्ते से गए। कौन रास्ते से? रेशम मार्ग से प्रचार प्रसार भी किया। इसके अलावा एशिया के अन्य देश में भी गया इस धर्म को लेकर के। ईसाई धर्म के लोग और इस्लाम धर्म के लोग अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और इस्लामी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी इसी मार्ग का इस्तेमाल किया। इस मार्ग का कुल मिलाकर के नाम भले ही इसका नाम क्या हो, लेकिन इसके काम कई हैं। काम कई है। अतः इसी से सटे इस मार्ग से सटे हुए जितने अलग अलग जगहों पर बंदरगाह थे, उस बंदरगाह को काफी ज्यादा विकसित हुई। स्वाभाविक है अगर इस रास्ते से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, व्यापार हो रहा है, तो कहीं न कहीं वह लोग रुकते होंगे जिस जगह पर बंदरगाह पर, वहाँ लोग खाना उना खाते होंगे, सामान को रखते होंगे, कुछ सामान वहाँ भी बिक जाता होगा। तो कुल मिला करके कई सारे बंदरगाहों का विकसित हुए। क्या हुए? विकसित हुए, ज्यादा बड़े। 15वीं शताब्दी के आसपास एशिया और यूरोप को जोड़ने का यह एक सबसे बड़ा मार्ग और सबसे विकसित मार्ग था। एशिया और किसको? यूरोप को। शताब्दी तक 15वीं शताब्दी तक। इसके बाद इसी मार्ग से खाद्यान्न का भी आदान प्रदान हुआ। खाद्यान्न समझते हैं? खाने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? खाद्यान्न बोलेंगे। इससे कई सारे जो है ना खाद्यान्न पदार्थ आदान प्रदान हुआ। जैसे फास्ट फूड आज बाजार में खाते होंगे। यस नो सर। हिंदी होता है झटपट तैयार होने वाले भोजन। इंग्लिश से सुनने में ठीक लगता है। यस सर। हम जा रहे हैं झटपट तैयार होने वाला भोजन करना के लिए। नूडल्स।
पास्ता। जो चीन में इसकी शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। तो यह जो आज अगर हम लोग खाते हैं तो यह चीन से आया। कहाँ से? चीन से। पास्ता भी खाते होंगे? नो सर। कभी कभी बात के लिए सही नहीं है। यह अरब से आया। कहाँ से? अरब से पहले अरब के यात्री ले गए इटली या इटली से या भारत या अन्य देशों में पास्ता फैला। आलू खाते होंगे? यस सर। बहुत लोगों का प्रिय भोजन भी रहा होगा। यस सर। बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आता होगा। सब्जियों का राजा इसे कहा जाता है। किसको? आलू। मिल रहा है तो आलू का आराम से मिल जाएगा। या आलू जो है ना, आलू का खोज हुआ अमेरिका में। या अमेरिका का है। आलू जो अगर आप खा रहे हैं कहाँ से आया? किसने लाया है? यूरोप महादेश ले गया, वहाँ से अन्य देशों में यह फैल गया। सोयाबीन भी खाते? सोयाबीन, मक्का भी, टमाटर भी और सब के सब कहाँ के? यूरोप के में। कहाँ के? सब यूरोप में मिलता था ना। धीरे धीरे आज दुनिया के अनेक देशों में फैल गया है। भारत के भी कई सारे भोजन रहे हैं जो इसमें अभी तो है नहीं, आगे मिल जाएगा। डोसा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, आयरिश अकाल से आप क्या समझते हैं? आयरिश अकाल। अलेक्जेंडर आयरिश आलू अकाल यह हुआ 1845 से 1849 तक। आयरलैंड में क्या हुआ ना, आयरलैंड एक छोटा सा देश है जहाँ पर आलू की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। किसकी खेती? आलू की। हुआ क्या ना कि आलू की खेती पर ही वहाँ के लोगों के किसानों का जीवन निर्भर था। वहाँ पर एक बार क्या हुआ ना, लेट ब्लाइट्स, क्या नाम? नामक एक फंगस, इसके रोग लग गया आलू में, जिसके कारण से पूरा के पूरा आलू ही क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेट ब्लाइट रोग लगने के कारण से जब पूरा आलू हुआ ही नहीं तो लोगों का जो जीवन निर्भर था किस पर? आलू पर। वहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरीके से जो है ना अस्त व्यस्त हो गया। लगभग 10 लाख लोग भूख से मर गए। भूख से कहाँ पे? आयरलैंड में। आयरलैंड में। इस काल को 1845 से लेकर 1949 के काल को आयरलैंड के इतिहास में आयरिश आलू अकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इसमें रहता है, या तो इसके बारे में लिखना 2 नंबर, या नहीं तो पूछता है आयरिश आलू अकाल किस देश में हुआ? आयरलैंड में। हाँ, या कब हुआ? 1845 से 1850 के बीच। आज इतनी तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल कॉर्न लॉ। क्या पढ़ेंगे?